आज का हमारा मुख्य टॉपिक है संविधान के भाग 5। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। इससे जुड़े हुए प्रश्न जो है प्रत्येक एग्जाम में आपके देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप जो भी एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पूरे संविधान में अगर सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, देखिए 22 भागों में तो है भाग 5। इसी भाग से प्रश्न आता ही है, तो आप प्रत्येक प्रश्न को जो है अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन ए है हीरालाल जे कानिया, बी है के एन वांचू, सी है एस एस सिकरी, डी है वाई वी चंद्रचूड़। इसका राइट आंसर होगा ए हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और वर्तमान में कौन है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। वर्तमान में है डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस है, इसे याद रखेंगे। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सेकंड प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आता है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 के तहत इनके निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकते हैं। इसमें अनुसार अगर हम देखें तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के अंतर्गत इनके निर्वाचित सदस्य, और इसके अतिरिक्त विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो दोनों में संसद को याद रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मेंबर और विधानसभा के प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इसके आधार पर अगर देखें तो इसमें ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसमें भाग कौन नहीं लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी विधान परिषद। थर्ड प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा। सबसे अधिक समय तक के कार्य करने वाले चीफ जस्टिस को पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है ए हीरालाल जे कानिया, के एन वांचू, ए एस सिकरी, वाई वी चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है, सबसे अधिक समय तक की कार्य करने वाले थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल अगर हम देखें तो 1978 से 1985 तक 85 तक के लगभग 7 वर्षों तक इन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया था। ये वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उनके पिताजी भी थे, तो इसे याद रखेंगे। देखिए, पिता भी चीफ जस्टिस बने और पुत्र भी चीफ जस्टिस बने। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, प्रश्न है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद में पर कौन होता है, ये प्रश्न है। तो ये संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, रिक्त हो, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा एक बार कंडीशन हुआ था, ये कंडीशन हुए थे 1969 में। 1969 के अंतर्गत हुआ क्या था, जब उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ, तो उस समय के तत्कालिक उपराष्ट्रपति थे वी वी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ 69 में ही, तो वी गिरी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन गए, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ा, जिस कारण जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गए, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है राष्ट्रपति का। तो इसके कारण जो है भारत के चीफ जस्टिस उस समय के एम हिदायतुल्लाह ने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसे भी आप याद रख सकते हैं कि भारत के ऐसे कौन चीफ जस्टिस है सर्वोच्च न्यायालय के जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न है जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। ठीक है, जब लोकहित मुकदमा भारत में लाया गया था 1986 में, 1986 में PIL लाया गया। PIL होता क्या है, लोकहित मुकदमा क्या होता है, तो जैसे कोई व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष अपनी केस के सिलसिले में या कुछ अपराध हुआ रहता है तो उसका सुनवाई
का खर्चा वगैरह या वो न्यायपालिका के अधीन नहीं जा सकता, तो कोई भी जो समाज सेवी व्यक्ति है वो किसी भी बाहरी सोर्स के माध्यम से उस पर PIL लगा सकता है। इसी की हम कहते हैं जनहित मुकदमा। जो है भारत के चीफ जस्टिस कौन थे ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PN भगवती। PN भगवती जब भारत में लोकहित मुकदमा लाया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। इसके साथ एक और व्यक्ति आप याद रख सकते हैं कृष्णा अय्यर को, इनका भी मुख्य योगदान था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ठीक है, ये पूछा गया है कि कम से कम कितने वर्ष का, मतलब चीफ जस्टिस या अन्य जस्टिस के लिए क्या योग्यता होना चाहिए इसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता जो है कम से कम किसी भी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष का जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। इसमें एडवोकेट पूछा गया है, वकालत को पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? B 10 वर्ष। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है या अन्य जस्टिस है वो कितने आयु तक के कार्य करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके मैक्सिमम आयु है 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु तक के वह कार्य कर सकता है, लेकिन न्यूनतम नहीं है, बनने के लिए निर्धारित नहीं है कि 35 वर्ष चाहिए, 60 वर्ष चाहिए, 25 चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु नहीं है, बट मैक्सिमम है कि कहाँ तक वो कार्य कर सकता है, वो है 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उन्हें किस कारण जो है हटाया जा सकता है? तो उसका आंसर होता है कदाचार व असमर्थता के कारण। तो इसमें दोनों इसका आंसर हो जाएगा, कदाचार व असमर्थता के कारण ही उसे हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा C, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? देखिए, महाभियोग का वैसे शब्द राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग होता है, बट राष्ट्रपति के समान ही इसे हटाने की प्रक्रिया है, इसलिए महाभियोग यहाँ पर लगा दिया गया है। बट वास्तविक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए हटाना शब्द प्रयोग होता है, ना कि संविधान में महाभियोग। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पारित भी किए जा सकते हैं, लेकिन पारित करने के लिए कुछ विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसमें जो कुल सदस्य है संसद का, जो भी सदन में पारित होगा, कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए, और उपस्थित तथा मत देने वाले का, जिस दिन मतदान होगा उसके लिए उसी दिन उपस्थित जितने सदस्य रहेंगे और जितने मत देंगे उसके 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। ठीक है, तो तभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ये तो नहीं है। ठीक है, ये गलत है। दूसरा है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत। राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, राइट आंसर होगा C। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? ठीक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी हमने देखा कि उसके खिलाफ महाभियोग की प्रस्ताव या हटाने का जो प्रस्ताव है कौन लाता है? संसद लाता है। लेकिन जब पारित हो जाता है तो यह आदेश देता है राष्ट्रपति। याद रखेंगे, राष्ट्रपति उसे उनके पद से हटने का आदेश देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, राष्ट्रपति। प्रश्न है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? ऊपर हमने बताया था कि M हिदायतुल्लाह कब, जब VV गिरी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन गए थे तो उस समय M हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। और कौन थे वो? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सेम यहाँ भी कंडीशन है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो कौन काम करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, भारत के मुख्य न्यायाधीश। लिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया?
ठीक है। तो कौन से न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, बता चुका हूँ, एम हिदायतुल्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्त जब होते हैं 65 वर्ष के पश्चात, तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना है तो किसे है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, संसद को। संसद को जो है यह अधिकार है कि वह उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप किस प्रकार है, तो इसमें अगर हम देखें तो भारत में एकहरी न्यायपालिका पाए जाते हैं। एकात्मक के लक्षण है इसमें, क्योंकि जितने भी देखना, और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश वगैरह है सबका नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो इसमें राज्य का योगदान है ही नहीं। जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ले सकते हैं, कौन करता है नियुक्ति, राज्य नहीं करता है, ठीक है, ये करता है केंद्र सरकार। तो इसी के ही अंतर्गत एकात्मक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं न्यायपालिका का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एकीकृत, ठीक है, याद रखेंगे, एकीकृत एकात्मक का लक्षण है ये। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अगर निर्वाचन में विवाद हो जाता है तो कौन उसका हल करेगा, तो इसके राइट आंसर है सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय ही अंतिम फैसला देगा और उनका फैसला सर्वोच्च मान्य रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति के सदस्य को पूछा गया है। तो लोक लेखा समिति जो होता है संसद के समितियों में से आते हैं। इस समिति में टोटल जो है 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 जो है लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के भी होते हैं। इनका अध्यक्ष जो है हमेशा विपक्ष से ही होता है, इसे आप याद रख सकते हैं। विपक्ष के ही कोई नेता को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो टोटल इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, याद रखेंगे दोनों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल सदस्य पूछा गया है तो राइट होगा बी, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है। देखिए, मंत्री परिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव आमतौर पर मंत्री इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो बताना चाहता है कि हमारी जो सत्ता है, हमारी जो शासन है, उस पर सभी को भरोसा है, सभी को जो है हम पर विश्वास है। तो विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं मंत्री परिषद। बट अविश्वास प्रस्ताव कौन करेगा, विपक्ष करता है, जो विपक्ष में रहता है वो करता है। निंदा प्रस्ताव विपक्ष करता है, स्थगन प्रस्ताव विपक्ष करता है। लेकिन विश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद रख सकते हैं, मंत्री परिषद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, मंत्री परिषद के बारे में पूछा गया है तो डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, ठीक है। देखिए, कोई भी मंत्री हो, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वह किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, किसी भी सदन में बोल सकता है। लोकसभा में भी बोल सकता है, राज्यसभा में भी बोल सकता है। जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है वर्तमान में, तो राजनाथ सिंह लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन वो राज्यसभा में भी जाकर बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। मतदान वह उसी सदन में करता है जिस सदन का वह मेंबर होता है, सदस्य होता है, ठीक है। बोलने को तो किसी भी सदन में बोल सकता है, बट मतदान उसी सदन में करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। इसमें क्या पूछा गया है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, मतलब बोल सकता है, हाँ कि ना। हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ। प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो शून्यकाल भारत के राजनीतिक शब्दावली में देखें तो 12 बजे से ये प्रारंभ होता है। इसे हम प्रश्न उत्तर सत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न उत्तर सत्र। इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न जो है सदस्यगण मंत्रियों से पूछते हैं और वह जवाब देते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये भारतीय लोकतंत्र के मजबूत कह सकते एक समय काल होता है।
नेक्स्ट है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, सांसद ना हो तो उसे मंत्री बनने के लिए, कोई भी मिनिस्टर बनने के लिए सांसद होना जरूरी है। ठीक है, तो सांसद होना तो जरूरी है, बट कुछ कंडीशन है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो सांसद का सदस्य नहीं है, मान लो जिसे मंत्री बना दिया और सांसद को मेंबर नहीं है, तो हम मैक्सिमम 6 माह तक रह सकता है और 6 माह के भीतर उसे सांसद सदस्यता ग्रहण करना होगा। अगर नहीं कर पाता है 6 माह के अंदर तो उसे अपने पद से छोड़ना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है बिना सांसद सदस्य के, लेकिन उसे 6 माह के भीतर सांसद का, किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, किसी भी सदन का जो है उसे मेंबर होना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया है कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, बट उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 74-75 में दिया गया है मंत्री परिषद को लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मंत्री परिषद के बारे में बताए गए हैं। याद रखेंगे, मंत्री परिषद। प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, ठीक है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा। पहला है, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। दूसरा है, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। सी है, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकता। डी है, वह केवल राज्यसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक कार्य जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं कर सकता, बाकी सभी कर सकते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, ये भी जरूरी नहीं है, बोल सकता है बिल्कुल। वह केवल राज्यसभा में वक्तव्य दे सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। वह जो है किसी भी सदन में बोल सकता है, अपना बात रख सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, यही बस सही है, क्योंकि यदि राज्यसभा का मेंबर है तो अविश्वास प्रस्ताव पक्ष में वह मत नहीं दे सकता, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव है वह लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोकसभा से ही गवर्नमेंट का निर्माण होता है। तो जिससे गवर्नमेंट बना है उसी से ही अविश्वास प्रस्ताव उसमें ही पारित किया जाएगा, और अगर वहां से पारित हो जाता है तो गवर्नमेंट का गिरना तय है, गवर्नमेंट हट जाएगा। एक व्यक्ति 1 बार 2 बार 3 बार बनेगा, इसमें जितना बार चाहे उतना बार वो प्रधानमंत्री रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कितनी ही बार वह प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों को उनके कालक्रम के आधार पर हमें सही क्रम में जमाना है। तो भारत के सबसे पहला प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल अगर हम इनका देखें तो 47 से 64 तक इनका कार्यकाल आता है, ठीक है। फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री थे, 64 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री बने। फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी थे, इंदिरा गांधी 66 से 77 तक रहे। मोरारजी देसाई जो है 77 से 79 तक मोरारजी देसाई रहे। 77 से 79 तक मोरारजी देसाई रहे। फिर चौधरी चरण सिंह को अगर हम देखें तो चौधरी चरण सिंह 79 से 80 तक के, 1979 से 1980 तक के पीएम रहे। तो इसमें अंतर्गत सबसे पहला आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, 2 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 1 3 4। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है, ठीक है। जो संसद के दोनों सदन की अगर संयुक्त बैठक है तो सामान्य बहुमत से ये पारित हो जाता है। तो इसमें उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ठीक है, तो कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो याद रखेंगे, धन संबंधित जो विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। और प्रस्तुत कौन करता है, तो मंत्रीगण के अंतर्गत। तो इसमें लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं सर्वप्रथम, याद रखना इस चीज को।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष उसे कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सी। ठीक है, उनके द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ओम बिड़ला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है 29, अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो होता है नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, और इसे नियुक्त करता है राष्ट्रपति। याद रखेंगे, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। तो वर्तमान में अगर इस वर्ष 2024 में पूछा जाए कि 2024 में किसे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो 2024 में बना था भृतहरि महताब। भृतहरि महताब, याद रखेंगे इस चीज़ को, ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। वर्तमान में स्पीकर तो ओम बिड़ला, जस्ट मैंने बताया, याद रखें दोनों चीज़ को। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की जो बैठक है, जो सत्र है, जैसे अभी सत्र चल रहा है, तो ये बैठक की समाप्ति कौन समाप्त कर सकता है? तो बैठक की समाप्ति होता है सत्रावसान द्वारा। बी हो जाएगा, सत्रावसान के द्वारा लोकसभा की पूरे सत्र को समाप्त किया जाता है। ठीक है, और कौन इसका घोषणा करता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, राष्ट्रपति करता है। ठीक, याद रखेंगे इसे। प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? देखिए, लोकसभा को संपूर्ण समाप्त जब विघटित हो जाता है तो पुनः नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन होता है, इलेक्शन होते हैं। विघटन होने के बाद विघटन की जो सिफारिश है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसके विघटन की घोषणा कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद इनको सिफारिश करते हैं कि लोकसभा को विघटित कर दीजिए, तो राष्ट्रपति फिर लोकसभा का विघटन कर देता है और इसके पश्चात पुनः फिर लोकसभा के नवनिर्वाचन या निर्वाचित इलेक्शन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? जस्ट मैंने बताया कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो इसका आंसर है ए, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। याद रखेंगे, लोकसभा की सामान्य अवधि जो है संसद के द्वारा पारित अधिनियम से ही बढ़ाया जा सकता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ भी था जब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था। जो 5वीं लोकसभा है, 5वीं लोकसभा का गठन हुआ था 1971 में। इनका मैक्सिमम 5 वर्ष कार्यकाल में देखें तो 76 तक होना था, बट 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया और 77 तक के यह कार्यकाल हो गया था। तो पूरे अगर अभी तक देखें जितने भी लोकसभा का गठन हुआ उनमें सबसे अधिक समय तक के कार्यकाल वाले कौन सी लोकसभा था? तो है 5वीं लोकसभा था। तो याद रखेंगे, संसद द्वारा पारित अधिनियम से ही उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? पहला है नई अखिल भारतीय सभाएं गठित करने के विषय में, इसमें केवल राज्यसभा को विशेष पावर है, लोकसभा को समान नहीं है। संविधान संशोधन करने के विषय में इसमें दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। सरकार हटाने के विषय में इसमें लोकसभा विशेष है। कटौती प्रस्ताव के विषय में लोकसभा विशेष है। ठीक है, इनमें लोकसभा तो दोनों जो समान शक्ति प्राप्त है वो है संविधान संशोधन के मामलों में। संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों ही सदन में पारित होना अनिवार्य है, इसके लिए किसी भी प्रकार के संयुक्त बैठक नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे संविधान संशोधन के विषय में। प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? ए, केवल राज्यसभा में, बी, केवल लोकसभा में, सी, एक साथ दोनों सदन में, डी, दोनों सदन के संयुक्त सत्र में। देखिए, कोई भी वित्तीय बिल हो वो सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना चाहिए। धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, जो भी विधेयक हो, और सबसे पहले जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लोकसभा में।
प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। ठीक है, ए है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, सही है, दोनों को समान शक्ति है। बी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, ये भी सही है, दोनों ही वोटिंग करते हैं। सी, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। बता चुका हूं मैं, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा से ही सरकार का गठन होता है। प्रश्न है, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। देखिए, कोरम या गणपूर्ति क्या होता है, तो बैठक के लिए न्यूनतम अनिवार्य सदस्य, जिस तिथि को या जिस डेट को बैठक होगा, अगर उतने न्यूनतम सदस्य नहीं आएगा तो उस बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा में कोरम जो है 1/10 है। जैसे 543 अगर हम देखें लोकसभा के मेंबर है, तो इसमें कम से कम 55 सदस्य जो हैं, 55 सदस्य बैठक में होना चाहिए, तभी जो है बैठक हो सकता है। जैसे 250 मेंबर उसके होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें 25 सदस्य आते हैं राज्यसभा में, तो दोनों को याद रख सकते हैं। इसमें भाग में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर हैं अपना त्याग पत्र किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जा सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, तो एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य है। एक सत्र के बीच 6 माह का अंतर हो सकता है मैक्सिमम, तो 2 सत्र तो अनिवार्य है ही। वैसे आमतौर पर 3 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, तो तीनों सत्र को आप याद रख सकते हैं। तो इसमें वर्ष में कम से कम कितने पूछा गया है, तो कम से कम कितने, 2, तो इसका राइट आंसर होगा बी, वर्ष में 2 बार अनिवार्य है। प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा कार्यकाल पूरा होने के पूर्व किसके सिफारिश पर भंग करता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। देखिए, सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश का है, तो सिंपल सी बात है, सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा का सीट कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, तो याद रखेंगे यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट है पूरे देश में। टोटल लोकसभा सीट देखें तो यहाँ 80 है, 80 लोकसभा सीट आते हैं। राज्यसभा का देखें तो 31 राज्यसभा का सीट है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है इस राज्य में। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, लोकसभा के गठन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो लोकसभा का गठन का प्रावधान आता है अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि लोकसभा का गठन किस प्रकार होगा, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के गठन को लेकर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन है कौन से जनगणना पर आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है ये स्थानों का आवंटन, कि कौन से राज्य को कितना सीटें जो है स्थान दिया जाएगा, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह चलेगा 2026 तक। ठीक है, याद रखेंगे इसे, 2026 तक यह चलने वाला है, तो 1971 की जनगणना, सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत का उपराष्ट्रपति। होता क्या है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह राज्यसभा के मेंबर या सदस्य जो है वह नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा राइट आंसर भारत का उपराष्ट्रपति। प्रश्न है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला
मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। जब जन महत्व के मामला आते हैं तो उसमें स्थगन प्रस्ताव लगाकर, काम रोको प्रस्ताव लगाकर उसे रोक दिया जाता है, ताकि जो जन महत्व की बातें हैं उस पर चर्चा हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थगन प्रस्ताव है। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति होता है, कौन होता है? जस्ट मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं होता। स्थायी सदन है तो कभी भंग नहीं होता है। हाँ, उनके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक सदस्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं, लेकिन कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पास याद रखना डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, सिर्फ लोकसभा भंग होता है, विघटित होता है, और 5 वर्ष का ही लोकसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जस्ट मैंने बताया राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रति 1/3 सदस्य का जो निर्वाचन है, इलेक्शन है, वो 2 वर्ष के अंतर्गत होता है। तो 2-2 वर्ष करते करते 1/3 इस प्रकार टोटल 100% का चुनाव हो जाता है 6 वर्षों में, और लगातार ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसी कारण कभी भी भंग नहीं होता है। वीडियो में इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।